ओके, सो दिस इज़ योर एग्ज़ाम जो कि स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक 3:30 पे मैंने ये ईमेल की थी सबको, तब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट है। दिस डिपेंड्स ऑन दिस कंप्राइजेज ऑफ अ टेक होम एग्ज़ाम ऑफ 3 डेज़ गिव और टेक। एक आज का आधा दिन आपके पास है, वीकेंड आपके पास है, हफ्ता इतवार और पीर को आप ये एग्ज़ाम जमा करवा सकते हैं 4:30 के ऊपर। एग्ज़ाम में क्या करना है वो समझने से पहले ये क्लियरली समझ लें कि इसकी सबमिशन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि एलएमएस के ऊपर 4:30 तक आप सबमिट करवा सकते हैं और वही आपकी प्राइमरी सबमिशन मानी जाएगी। 4:30 इसका टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका जो एलएमएस है इट इज़ ओनली वर्किंग प्रॉपरली इन द ऑफिस आवर्स 9 से 4:30 बजे के दरमियान। चूँकि आईटी वाले मौजूद होते हैं सर्वर्स के साथ, तो उस दौरान ये प्रॉपरली काम कर रहा है। उसके अलावा गारंटी नहीं है, काम कर भी सकता है लेकिन गारंटी नहीं है। सो इस बात को ज़रा जहन में रखें कि आप 4:30 जब तो टाइम दिया गया है सितंबर 7 का, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सबमिशन है एलएमएस के ऊपर वो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि ऑफिस आवर्स के अंदर ही करवाएं। क्योंकि उसके अलावा अगर आप सबमिशन करवाते भी हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ कोई मसला हो जाए, आपकी लॉगिन काम ना कर रहा हो और फिर आप घबरा जाएँ कि मेरा तो एलएमएस ही लॉगिन नहीं हो रहा। तो काइंडली सबमिशन जो है वो एलएमएस में ऑफिस आवर्स के दौरान करवाएं। आपकी असाइनमेंट भी मैंने बना दी है एलएमएस के ऊपर जिसमें आपने सबमिशंस करवानी है। सो मंडे सितंबर 7 इज़ योर एलएमएस's लास्ट अटैम्प्ट एंड प्लीज़ आई एम अगेन सेइंग प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द एंड टाइम कि वो टाइम आएगा सितंबर 7 का कि जब आपके पास आखिरी टाइम होगा जब आप सबमिट करवाएं। डोंट वेट फॉर दैट। बारिशों का भी कुछ पता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ पता नहीं है, इंटरनेट सर्विसेज का कुछ पता नहीं है, सर्वर्स का कुछ पता नहीं है। तो डोंट वेट फॉर द एग्जैक्ट टाइम। आप आज बनाना स्टार्ट कर दें असाइनमेंट, आज पूरा एग्ज़ाम सॉल्व कर लें, आप कल सुबह सबमिट करवा दें। हो सकता है कल सुबह आपको कोई इशू आ जाए तो आप ये कहें कि चलें 9 बजे मैं सबमिट नहीं करवा सकता हूँ, तो 2 घंटे वेट करके 12 बजे सबमिट करवा दें। 12 बजे आप सबमिट नहीं करवा सके किसी इशू से, आप 2 घंटे और वेट करके 4 बजे तक सबमिट करवा दें। सो यू विल हैव द बफर जोन फॉर दैट कि आपके पास टाइमिंग है। अगर आपके पास टाइमिंग का बफर नहीं होगा और आप एंड टाइम पर आते हैं कि भाई सितंबर 7 को ही मैंने ये काम करना है, तो फिर उस दौरान फिर जो इश्यूज़ होंगे आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई एम गिविंग यू ऑल ऑफ दीज डेज टू फिगर आउट योर सबमिशंस। तो कल भी आपके पास एलएमएस होगा। वैसे तो एलएमएस प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट ये है कि आप कल सबमिट करवा दें, परसों करवा दें, मंडे को करवा दें। मंडे को भी लाजमी नहीं है 4:30 पे ही सबमिट करवाएं, सुबह 9 बजे सबमिट करवाएं, 10 बजे सबमिट करवाएं। जस्ट बेयर इन माइंड कि ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपका एग्ज़ाम रह जाए। तो टेक्निकल इश्यूज़ को मैं यहाँ पर डील नहीं कर रहा हूँ। यस, मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और एक दूसरे सेक्शन को भी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसकी वीडियो भी है मेरे पास और आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसकी वीडियो भी होगी आपके पास। तो दोनों चीज़ें आपके पास होंगी, आपके पास वीडियो लेक्चर भी होगा ये वाला जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर कोई चीज़ आपकी क्लास में डिस्कस नहीं हो पाती है किसी भी वजह से, तो आप वो उनकी रिकॉर्डिंग देखकर भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि मैंने वहाँ पर वो चीज़ जो है वो एड्रेस की हो। ओके, एंड प्लीज़ डू नॉट आस्क क्वेश्चंस अनलेस आई हैव टोल्ड माई पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑल ऑफ इट। जब तक मैं सारी चीज़ें नहीं बता दूँ आपको, उससे पहले क्वेश्चंस ना पूछें। अभी काशिर वसीम का मेरे पास मैसेज आया है कि क्या हम वर्ड पे टाइप कर दें कोड भी। सो आई हैव नॉट टोल्ड यू कि आपने कोड करना है। अभी मैंने कुछ आपको बताया नहीं। सो जस्ट बेयर विद मी, सब चीज़ें सुन लें, उसके बाद जो है वो आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चंस भी मैं लूँगा लेकिन इसके बाद जब मैं सारी चीज़ें बता दूँ। ओके, सो आपका प्रॉब्लम सेट ये है कि आपको मैंने 10 मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए हैं A to J, and these are the management systems similar to those management systems जो कि हम असाइनमेंट्स में करते हुए आए हैं। सबसे पहले असाइनमेंट में हमने हाउस और शॉप मैनेजमेंट सिस्टम टाइप कुछ किया था कि भाई कोई बिल्डिंग में हाउस है, किसी बिल्डिंग में शॉप है, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने की थी। सेकंड असाइनमेंट में फिर हमने एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश की जिसमें स्टूडेंट आता था, अपने कोर्स रजिस्टर करता था, कोर्स में टीचर स्टूडेंट को रजिस्टर करता था, टीचर खुद ऐड होता था कोर्स में, कोर्सेज़ की एक लिमिट होती थी। ये सारे काम हमने किए, वो भी एक मैनेजमेंट सिस्टम था। असाइनमेंट नंबर 3 में भी हमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसमें हमने एक बुक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम टाइप कुछ बनाया था कि ऑथर भी होगा, एक बुक होती है, वो ऑथर पब्लिश करता है बुक्स को, बुक्स किस तरह से पब्लिश होती हैं, बुक का कोई नाम होता है, उसके एडिशन अपडेट होते हैं, ये सारे हमने काम किए थे। इन तीनों के अलावा 10 और मैनेजमेंट सिस्टम्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, एंड यू हैव टू चूज़ एनी ऑफ द 2
मैनेजमेंट सिस्टम्स, और उस आपने उनके ऊपर काम करना है। कोई भी 2 मैनेजमेंट सिस्टम्स आपने उठाने, फॉर एग्जांपल आपने ये उठा लिया और ये उठा लिया, ये 2 मैनेजमेंट सिस्टम्स आपने उठा लिए और इन 2 के ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। काम क्या क्या करने हैं, सबसे पहले इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर आपने बनाना है, फिर मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं, आपने उस बेसिक आर्किटेक्चर के ऊपर वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बेसिक आर्किटेक्चर क्या है, वो ये है कि आपने वो क्लासेस लाजमी बनानी है जो क्लासेस मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं। फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में एट लीस्ट ये 4 क्लासेस तो होनी ही चाहिए, डॉक्टर, पेशेंट, हॉस्पिटल, डिजीज़, और इसके अंदर मीनिंगफुल डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस भी होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन द मीनिंगफुल, डाटा मेंबर्स भी होने चाहिए, मेंबर फंक्शंस भी होने चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल हो। ऐसा ना हो कि आपने डॉक्टर के अंदर भी नेम डाल दिया, पेशेंट के अंदर भी नेम डाल दिया, हॉस्पिटल का नाम डाल दिया, डिजीज़ का नाम डाल दिया, दैट्स इट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अगर डॉक्टर है तो आपके जहन में होगा, आपको पता है डॉक्टर क्या होता है, तो यू वुड हैव टू बी, डॉक्टर का कोई नाम होगा, डॉक्टर की कोई से स्पेशलिटी होगी कि भाई ये डॉक्टर किस चीज़ का डॉक्टर है। पेशेंट की तो नहीं होगी ना वो। इसी तरह पेशेंट का भी कोई एक आधा डाटा मेंबर आपने बनाना है, एक डाटा मेंबर एटलीस्ट आपने बनाना है। वो ये कि पेशेंट के साथ क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को सिम्टम्स आप बना सकते हैं, या इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, आप कोई भी एक चीज़ बना लें डाटा मेंबर के तौर पर। हॉस्पिटल का क्या होता है, हॉस्पिटल का एड्रेस होता है, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर होता है, हॉस्पिटल रिजाइड करता है, पेशेंट्स को हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सैकड़ों चीज़ें होती हैं, उनमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर इसका डाटा मेंबर करके बना दें। सेम इज़ द केस विद डिजीज़ आपने उठाना है, डिजीज़ का नाम होता है, डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए कुछ मुल्क होते हैं कि भाई यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन से है या टैबलेट से है, मेडिसिन से है, तो हज़ारों तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप कोई भी एक आधी चीज़ इसकी उठाकर मीनिंगफुल डाटा मेंबर बना लें और उसके मेंबर फंक्शंस बना लें, सेटर्स गेटर्स बना लें, या कोई अगर आपको मीनिंगफुल फंक्शन और नज़र आ रहा है आप वो भी बना दें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारी चीज़ें बनाएं, बट ये है कि कुछ मेंबर फंक्शंस मीनिंगफुल हों आपके पास और कुछ चीज़ें आपके पास जो है वो डाटा मेंबर का तौर पर हों। आपने यहाँ आपके पास यहाँ पर फ्रीडम है कि आप किस तरह की भी चीज़ उठा सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट इज़ मीनिंगफुल। तो आपने पहली चीज़ यही बनानी है कि आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। फॉर एग्जांपल आपने हॉस्पिटल और होटल को सेलेक्ट किया, तो आपने ये चारों चीज़ें बना दी और ये तीनों चीज़ें बना दी। ये तीनों चीज़ें बनाने के और ये चारों चीज़ें बनाने के बाद आपको ये भी जहन में रखना है कि इसके आगे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, डॉक्टर हैज़ पेशेंट्स। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर की क्लास के अंदर एज अ डाटा मेंबर पेशेंट की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। भाई डॉक्टर के पेशेंट्स होते हैं ना, तो डॉक्टर किस तरह आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा पेशेंट है या नहीं? क्या उसको सिर्फ नाम पता होना चाहिए? क्या उसके पास आईडी होनी चाहिए? क्या उसके पास उसके सिम्टम्स होने चाहिए? नो, पेशेंट का पूरा डेटा उसके पास होना चाहिए। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि पेशेंट का जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो रिजाइड करना चाहिए डॉक्टर के अंदर। कि अगर पेशेंट से आपने एक पेशेंट बनाया अहमद, तो वो अहमद अगर इस डॉक्टर का पेशेंट है तो इसके अंदर उस अहमद का डाटा होना चाहिए। सेम केस जिस तरह से हमने कोर्स के अंदर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था या स्टूडेंट के अंदर टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया था। अब दैट्स अप टू यू कि आप वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, पॉइंटर बनाते हैं, डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, दैट्स अप टू यू। बट उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। पेशेंट की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए डॉक्टर पे, पेशेंट के अंदर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए डिजीज़ की, हॉस्पिटल के अंदर एग्जिस्टेंस होनी चाहिए डॉक्टर्स की। तो ये 3 चीज़ें भी आपने करनी है। सेम इज़ द केस रूम है तो उसके अंदर कस्टमर्स भी होने चाहिए, उसके कस्टमर्स भी होने चाहिए। कस्टमर ऑक्यूपाई करता है रूम को, विच मीन्स कि कस्टमर जो है उसके डाटा के अंदर उसने कौन सा रूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, कब ऑक्यूपाई किया है, क्यों ऑक्यूपाई किया है, जो भी आपके पास डाटा है वो सारा का सारा कस्टमर की क्लास के अंदर होना चाहिए। मैनेजर के अंदर ऐसी कोई चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। तो जहाँ जहाँ मैंने कहीं हैज़ लिखा है, कहीं ऑक्यूपाइज लिखा है, कहीं राइड्स लिखा है, कहीं व्हाट डू यू कॉल इट, कुछ और मैंने वर्डिंग भी, एसोसिएट्स लिखा है। तो इट्स नॉट लाइक कि जहाँ हैज़ लिखा हुआ है तो लाजमी तौर पर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बनाना है या पॉइंटर ही बनाना है। ये मैंने सिर्फ बताया है कि भाई रूम के पास ये होता है। अब वो किस सिचुएशन में होता है, क्या वो पूरा ऑब्जेक्ट होता है, क्या उसका सिर्फ पॉइंटर होता है, क्या उसका डायनामिक ऑब्जेक्ट होता है, ये आपने फिगर आउट करना है। जो आपको बेहतर लगे आपने करना है, राइट। सो ये हो गया इसका बेसिक आर्किटेक्चर। आपने क्लासेस बना ली, आपने उसके अंदर क्लासेस को इंटरेक्ट करवा लिया, और जो है आपने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बना लिए। ये हो गया इसका बेसिक आर्किटेक्चर। एक और चीज़ आप लोग ज़रा सुन लें गौर से कि आपने ये सारी फाइल्स एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बनानी है। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, एक ही प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर इसकी फाइल्स भी होंगी और इसकी फाइल्स भी होंगी, एक ही प्रोजेक्ट होगा। अब आते हैं आपके प्रॉब्लम सेट, एक्चुअल प्रॉब्लम सेट के ऊपर कि क्वेश्चंस हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 1 इज़
कि यू मस्ट मेक एट लीस्ट 2 मीनिंगफुल न्यू क्लासेस दैट विल बी चाइल्ड क्लासेस ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन क्लासेस. व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आपने जो दो चीज़ें, दो मैनेजमेंट सिस्टम सेलेक्ट किए थे, इनमें से किसी भी एक क्लास को पिक करें. यहाँ से भी कोई एक क्लास पिक करें, यहाँ से भी कोई एक क्लास पिक करें, और उससे इनहेरिट करें 2 मीनिंगफुल न्यू क्लासेस. 2 न्यू मीनिंगफुल क्लासेस उससे इनहेरिट करें आप. यहाँ पर भी आपके ऊपर कैद नहीं है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होनी चाहिए या हायरार्किकल इनहेरिटेंस होनी चाहिए या प्राइवेट इनहेरिटेंस होनी चाहिए. दैट्स अप टू यू. एज लॉन्ग एज इट इज़ क्रिएटिंग एनी मीनिंग यू कैन इनहेरिट दैट. अब एक फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये फॉर एग्जांपल जब मैं बता दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये काम किसी के सोल्यूशन में मुझे मिलना नहीं चाहिए, आप इससे हट के ही कोई काम करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि भाई डॉक्टर से मैं 2 क्लासेस इनहेरिट करता हूँ. एक कर लेता हूँ इनहेरिट सर्जिकल डॉक्टर की, और एक कर लेता हूँ इनहेरिट मेडिकल डॉक्टर की. अब दोनों ही डॉक्टर कहलाते हैं, बट सर्जिकल डॉक्टर जो है वो एक्चुअली फिजिकली पेशेंट को ट्रीट करता है विद द यूज़ ऑफ सर्जरी. और जो मेडिकल डॉक्टर होता है ही और शी प्रेफर्स के जो पेशेंट है उसको ट्रीट किया जाए मेडिसिन्स के तौर पे. उसको मेडिसिन्स दी जाएंगी, इंजेक्शंस दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए. जबकि सर्जिकल जो होती है, वो सर्जिकल डॉक्टर की स्पेशलिटी ये होती है कि वो सर्जरी के तौर पर जो है वो सर्जरी करके जो है वो जो आपका मर्ज़ होता है पेशेंट का उसको दूर करता है. तो मैं डॉक्टर से ये 2 क्लासेस को इनहेरिट कर सकता हूँ. अब उसके अंदर मीनिंगफुल डेटा मेंबर्स भी दे सकता हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है कि आपने यहाँ से भी कोई एक क्लास उठानी है और यहाँ से भी कोई एक क्लास उठानी है, और उन दोनों से 2-2 क्लासेस को इनहेरिट करना है. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ फॉर 10 पॉइंट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट ऑल द क्लासेस शुड कंटेन द फॉलोइंग. हर क्लास के अंदर, यानी कि ये सारी क्लासेस 4 और 3 क्लासेस, ये जितनी भी आपकी क्लासेस बनती हैं और जो आपने इनहेरिट की हैं वो उन क्लासेस के अंदर भी, यानी कि ये 1 2 3 4, और अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर से 2 इनहेरिट किए हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 6, ये जो 6 क्लासेस आपकी हो जाएंगी, इन सब के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए. अब इसमें कुछ चीज़ें तो इनहेरिटेड ही आ जाएंगी, तो आपको वो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने इनहेरिटेंस की है और आप कहते हो कि भाई डॉक्टर की फ़लाँ चीज़ या कंस्ट्रक्टर तो यहाँ पर कॉल हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं अलग क्यों बनाऊँ, तो बेशक आप अलग ना बनाएं. बट जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्लासेस मैंने आपको बताई हैं, उन क्लासेस के अंदर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए. व्हाट आर दोज थिंग्स? नंबर 1, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लाजमी होना चाहिए. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए. उस पैरामीटर में आप क्या लेते हैं, कैसे सेट करवाते हैं, दैट्स अप टू यू. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लाजमी है. एटलीस्ट 1 डाटा मेंबर होना चाहिए क्लास का. ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसके 2 पॉइंट्स मैंने रख दिए कि भाई एटलीस्ट 1 डाटा मेंबर तो हर क्लास में आपने बनाना ही है. एक्सेप्ट दोज जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिए. ये ना कहिएगा कि भाई डॉक्टर के अंदर पेशेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डाटा मेंबर हो गया इसलिए मैं कोई अलग नहीं बना रहा हूँ. नहीं, इंडिपेंडेंट डाटा मेंबर भी इसमें बनाना है आपने. पेशेंट तो है ही, लेकिन इंडिपेंडेंट अलग से डाटा मेंबर भी आप बनाएंगे. काउंटर हर क्लास के अंदर होना चाहिए ताकि हर क्लास को ये अंदाज़ा हो सके कि उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, काउंटर किस तरह से बनाया जाता है ये पढ़ चुके हैं. डिस्प्ले डेटा का फंक्शन आपने बनाना है, मेंबर फंक्शन. यहाँ पर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेसिफिकली एक ही फंक्शन आप बनाएंगे और उसको फिर इनहेरिट करेंगे या ओवरराइट करेंगे. आप चाहें तो एक ही फंक्शन बनाएं, ओवरराइट करें, आप चाहें तो डिफरेंट फंक्शन बना लें हर किसी के लिए, दैट्स अप टू यू. बस डाटा, एक क्लास के डाटा को डिस्प्ले करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए. और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आपने बनाना है. कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है एक्चुअली वो भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ obj1 इक्वल टू obj2, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और obj2 की सारी वैल्यूज़ obj1 को असाइन करनी चाहिए. तो एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आपने बनाना है. हर क्लास के अंदर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए. इन 5 चीज़ों के लिए 2 पॉइंट्स ईच हैं. यानी कि अगर आपने ये बना दिया है सारी क्लास के अंदर तो यू हैव गॉट इन 2 पॉइंट्स. ये अगर आपने सारी क्लासेस में ये बना दिया है तो यू हैव गॉट इन 2 पॉइंट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. आपने ये 10 पॉइंट्स 10 मार्क्स के लिए ये चीज़ करनी है. वही चीज़ जो कि मैंने अभी आपको बेसिक आर्किटेक्चर में बताई थी, बेसिकली ये उसी की एक्सटेंशंस हैं कि आपने ये काम मैं अलग से बता रहा हूँ कि अलग अलग से किस चीज़ के कितने पॉइंट्स हैं. काम तो सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ लिटिल ट्रिकी. इट्स नॉट ट्रिकी बट इट कैन बी अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, सो हियर इट विद द अटमोस्ट कंसंट्रेशन. आपने ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने हैं अलग, आपने बनाना है वेक्टर ऑब्जेक्ट्स का. आपने एक वेक्टर बनाया, फॉर एग्जांपल डॉक्टर टाइप का आपने एक वेक्टर बना दिया और उस वेक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिए 2 ऑब्जेक्ट जो हैं वो वेक्टर के बना दिए आपने डॉक्टर के अंदर. तो यू कैन डू दैट. अगर आपने ये काम कर दिया है तो इसका मतलब है आपने इवेंचुअली डॉक्टर के 2 ऑब्जेक्ट्स ही बनाए.
आप ऑब्जेक्ट्स बेशक अलग बना लें, बट उनको यूज़ आपने एज अ वेक्टर के मेंबर करना है। इसको ऐसे ही समझें बेहतर तरीके से समझने के लिए कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने दो वेरिएबल बनाने हैं इंटीजर टाइप के, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप दो वेरिएबल्स बनाएं, इंट x और फिर इंट y, या आप सिर्फ एक एरे बना लें जिसका साइज़ रख दें 2, कि भाई इंट ARR2। अब भी आपने दो वेरिएबल बनाए, उस तरीके से भी आपने दो वेरिएबल बनाए। तो ये जो क्वेश्चन 3 है, ये बेसिकली आपको कह रहा है कि आपने डायरेक्ट मेंबर्स नहीं बनाने हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने हैं, बल्कि एक वेक्टर बनाना है हर क्लास का, और उस वेक्टर के जो मेंबर होंगे वो एक्चुअली आपके जो हैं वो होंगे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो डॉक्टर की तरह का अगर एक वेक्टर है तो उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? डॉक्टर के ऑब्जेक्ट्स होंगे। रूम की तरह का अगर एक वेक्टर है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स होंगे रूम क्लास के। तो आपने वेक्टर्स बनाने हैं और अपनी क्लासेस के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं उसको आप कॉल करेंगे यूजिंग दोज वेक्टर्स, यूजिंग दोज वेक्टर मेंबर्स। तो एक वेक्टर है तो उस वेक्टर के मेंबर को के थ्रू आपने मेंबर फंक्शंस कॉल करने हैं। तो हर क्लास के आपने ये वेक्टर्स बनाने हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपने सब क्लासेस के बनाने हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लासेस के आपने बनाने हैं। तो आपने डॉक्टर का बना दिया, पेशेंट का बना दिया, डिजीज़ का बना दिया, दैट्स ओके। लाजमी नहीं है कि आपने हॉस्पिटल का भी बनाया हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस के आपने बनाने हैं वेक्टर, और उनके थ्रू आपने मेंबर फंक्शंस को भी इन्वोक करवाना है। आपने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना है, आपने डिस्प्ले को कॉल करवाना है, आपने ऐड करना है किसी का पेशेंट, किसी डॉक्टर को कोई हॉस्पिटल असाइन करना है। ये कुछ चीज़ें करके आपने जो है वो डिस्प्ले डाटा का फंक्शन कॉल करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपने इन 5 चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में। आपको क्या लगता है व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? अपने वर्ड्स के अंदर उसको टाइप करें वर्ड के ऊपर, और अगर आपको चाहिए उसको कोडिंग का सहारा लेना है तो कोड कीजिएगा नहीं, बस ये है कि कोडिंग थोड़ी सी लिख के मुझे बता दीजिएगा कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं ये लिख देता हूँ ना कोड में तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो आप एग्जांपल्स को लेते हुए, कोड्स को लेते हुए आपने वर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें टाइप करके इन सब की 5-5, 10-10 लाइनों का आपने मुझे डिस्क्राइब करना है। कोई 2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकता है, कोई 10 लाइन लेता है डिस्क्राइब करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी को नहीं पड़ती है। तो ये आपके ऊपर है, आपने वर्ड्स के अंदर आपने इन 5 चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। हर चीज़ के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन, 10 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चन आपके हो गए, विच मीन 40 पॉइंट्स का आपका ये फाइनल पेपर हो गया। एंड वन लास्ट थिंग, देयर इज़ ऑल्सो अ बोनस पॉइंट क्वेश्चन विच वॉज डिज़ाइंड बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ई, क्योंकि उनकी असाइनमेंट मिस हो गई थी। तो उनके असाइनमेंट के तौर पर मैंने ये उनको एक बोनस पॉइंट क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू कैन गेन सम ऑफ द बोनस पॉइंट्स एज वेल। ओके, सो बोनस पॉइंट क्वेश्चन ये है कि आपने मैप बनाना है। अच्छा, बोनस पॉइंट क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आपने खुद फिगर आउट करना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या। आपने एक मैप बनाना है। मैप का मतलब है कि जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स बनते हैं। तो आपने एक की बनाना है और एक पेयर वैल्यू बनाना है। जो की होगी वो आपकी एक मैनेजमेंट सिस्टम से होगी, और जो वैल्यू होगी वो आपके दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम से होगी। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ इस तरह की कीज़ बना ली कि आपने डॉक्टर का एक ऑब्जेक्ट रखा एज अ की, और कस्टमर का एक ऑब्जेक्ट रखा एज अ वैल्यू, कि भाई इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू हो। तो कस्टमर आप ये देख सकते हैं कि आप कस्टमर जो है वो आपके एक मेंबर फंक्शन से, एक मैनेजमेंट सिस्टम से, और डॉक्टर आपका दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम से। तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। आपने कहा कि भाई ये मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्टर आपने क्लास उठा ली, कोई भी एक क्लास उठा लें, और दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम से कोई दूसरी क्लास उठा लें। दिस इज़ योर की, दिस इज़ योर वैल्यू, दिस इज़ योर की, दिस इज़ योर वैल्यू। और आपने करना क्या है, सेट वन ऑफ योर क्लासेज एज द की एंड अदर एज द वैल्यू, लाइक आई सेड, इंसर्ट एटलीस्ट 3 की वैल्यू पेयर्स। जिस तरह मैंने यहाँ आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश की है कि एटलीस्ट 3 की वैल्यू पेयर्स हो जाए। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, 3 की वैल्यू पेयर्स आपने बनाने हैं। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जो की वैल्यू पेयर्स बनते हैं, मैप जो है उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि मैप कीज़ के हिसाब से सॉर्ट कर देता है आपके पूरे डाटा को। तो लेट सपोज अगर ये कहता है, मैप ये कहता है कि दिस इज़ लेस देन दिस, तो फिर ये इससे पहले आ जाएगा यहाँ, तो भाई दिस वाज लेस देन दिस, इस वजह से यहाँ आ गया। तो की जो है वो यहाँ पर आ गई, इस तरह से इसमें सॉर्ट कर दिया। जब ये सॉर्टिंग हो जाए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वो कर लेगा, आपने पहले काम तो ये करना है कि ओवरलोड करना है लेस देन के ऑपरेटर को। लेस देन के ऑपरेटर को जब आप ओवरलोड करेंगे, किस क्लास के लिए? जो आपकी की क्लास है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर की क्लास है ना, तो इस क्लास के लिए मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोड करूँगा।
इस ऑपरेटर का काम क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है। आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। अगेन फिगर दैट आउट कि ओवरलोड क्यों किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है और फिर आपने एक काम करना है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज़ को स्वैप कर देना है कीज़ को इंटैक्ट रखते हुए। यानी कि अगर आपकी सॉर्टिंग के बाद ये सिचुएशन बनती है ना, तो आपने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को स्वैप कर देना है। रिमेंबर, वैल्यू को, कीज़ को नहीं, कीज़ ऐसी ही रहेंगी, वैल्यूज़ को आपने स्वैप कर देना है। से कस्टमर 1 कस्टमर 2 की जगह आ जाएगा और कस्टमर 2 जो है वो कस्टमर 1 की जगह आ जाएगा। ये काम आपने करना है। अब आपके जो 10 पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली डिवाइड इस तरह से हुए हैं कि आपके 5 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स इन 2 कामों के लिए। सबसे पहली चीज़ कि आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है और दूसरा ये कि आपने वैल्यूज़ को स्वैप करना है फर्स्ट और लास्ट, और फिर आपने प्रिंट करना है। ये जो प्रिंट करना है और ये सारी चीज़ें ये तो इसके गिर्द ही घूम रही हैं। आप ये नहीं करेंगे तो आपको भी पता नहीं लगेगा और मुझे भी पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली काम हुआ है या नहीं। कुछ हिंट्स आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे। हिंट्स ये हैं कि कॉन्स्ट का कीवर्ड आपको कहीं ना कहीं लाजमी यूज़ करना पड़ेगा इवन इफ़ यू डोंट वांट, एक ये हिंट है। और दूसरी ये है कि यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़ द की क्लास एंड मैप प्रॉपरली अंटिल द ओवरलोडिंग फंक्शन इज़ वर्किंग प्रॉपरली। जब तक कि आपका ये ऑपरेटर सही तरीके से ओवरलोड नहीं हो जाता, सही तरह प्रॉपरली वर्क करने नहीं लग जाता, तब तक आप मैप में वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। आई थिंक आप मैप बना भी नहीं सकेंगे जब तक आप इस ऑपरेटर को सही से ओवरलोड ना कर सकें। सो कोई भी इश्यूज़ आए आपके पास, ये 2 चीज़ों को लाजमी देखिएगा कि कॉन्स्ट का यूज़ कहाँ होना चाहिए और इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया भी है सही से या नहीं। अगर कर देंगे तो फिर आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगेन दिस इज़ द बोनस पॉइंट क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आते हैं सबमिशन इंस्ट्रक्शंस पे। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस आप सबके सामने हैं, वही सबमिशन इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी। आपने बस क्वेश्चन 4 के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका नाम ये रखना है। और इसके अलावा आपने फाइल्स एक ही उसमें बनानी है, हेडर्स और इम्प्लीमेंटेशंस अलग होंगी। प्रोजेक्ट आपका एक ही बनेगा, आपने किस फोल्डर में सबमिट करवानी है उसकी वीडियो लिंक मैंने आपको यहाँ पर भेज दिया है। आप अभी शायद इसको एक्सेस नहीं कर पाए, मैं इसका एक्सेस खोल देता हूँ कुछ देर में, आप ये भी कर सकेंगे। और LMS के ऊपर आपकी असाइनमेंट भी बना दी है जिसके ऊपर जाकर आप सबमिट करेंगे। LMS के ऊपर अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, LMS के ऊपर रिलाय नहीं कीजिएगा ऑफिस आवर्स के अंदर, और LMS पे फाइनल सबमिशन करवाइएगा। आप LMS के ऊपर मैंने वैसे खोल तो दिया है कि आप अपडेट कर सकते हैं, बट अगेन डू नॉट रिलाई ऑन अपडेशन ऑफ योर असाइनमेंट। एक ही दफ़ा अपडेट करें जो आपने करना है, एक ही दफ़ा अपलोड करें, फाइनलाइज़ कर लें। भाई मेरे पास इंटरनेट भी है, मेरी फ़ाइल भी यही है एग्जैक्टली, उसको खोल के देख लें, कंफर्म हो जाए उस फाइल को अपलोड करें। राइट, ऐसा ना हो कि भाई वैसे ही आपने अपलोड कर दी और फिर आपको मैं जब चेक कर रहा हूँ और आपको नंबर नहीं मिले तो फिर आप कह रहे हैं कि सर वो 1 मिनट लेट हो गया था और ये हो गया था और ये काम हो गया था, अब मैं असाइनमेंट गलत फ़ाइल अपलोड कर दी, मेरे पास टाइमिंग भी है। कोई चीज़ मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगा। आप लोगों ने LMS के ऊपर रिलाय नहीं करना है, आपने LMS के ऊपर भी सबमिट करवानी है, ईमेल के ऊपर भी सबमिट करवानी है विद इन टाइम, just once. So be sure of everything before you submit your assignment. Late submissions भी allow नहीं है. So if there are any questions, any queries, you can write and ask and I will address to those. That will be better. अगर आप PDF में करवाना चाहें तो PDF में कर दें, अगर आप Word में करवाना चाहें Word में कर दें, अगर आप Word पैड में लिखते हैं, नोट पैड में लिखते हैं, तब भी आप सबमिट करवा सकते हैं। बट इट इज़ बेटर कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट मुझे भेज देंगे तो। या जिस तरह से आप करते हैं ना, आपको अगर कॉपी पेन दे दिया जाए और आपको मैं कहूँ कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एक नोट लिखें या मुझे एक्सप्लेन करके बताएं क्या है, तो जिस तरह से आप कॉपी पेन पे लिखेंगे उसी तरह आपने वर्ड पे लिखना है। यूज़र से ना लें, डेटा जो है वो बेशक अपना उसी पे रखें, क्या कहते हैं उसको, हार्ड कोडेड रख दें, दैट्स अप टू यू। यूज़र से ना लें, यूज़र से ले लेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी चेक करना मुश्किल हो जाएगा। बेशक हार्ड कोडेड डाटा कर दें। क्वेश्चन 3 रिपीट कर दूँ। क्वेश्चन 3 इज़ दैट यू विल हैव टू मेक अ वेक्टर ऑफ योर क्लासेस। आपने एक वेक्टर बनाना है हर क्लास के लिए, हर क्लास के अलग से ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने। अगर आप बनाते हैं तब भी सही है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपने फिर फंक्शंस कॉल नहीं करने, आपने फंक्शंस कॉल करने हैं वेक्टर के मेंबर्स के थ्रू। वेक्टर के जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअली आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। मैं आपको लिख कर और सारी चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ, फिगर दोज आउट योरसेल्फ।
सो दिस इज़ योर एग्ज़ाम। आपके पास 3 दिन है इसको करने के लिए। आपकी मैं एग्ज़ाम सबमिशन भी बता चुका हूँ। एडिशनल बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस लाजमी तौर पर सही से पढ़िएगा। और आई डोंट सी कि इसमें और कोई चीज़ बताने लायक है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर 4 to 5 मिनट्स। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम इस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर। यू कैन सी दैट कि आपने फाइल किस तरह से अपलोड करनी है। अगेन दैट्स अप टू यू मोहम्मद हन्नान। अगर आपने चेंज करने का ऑप्शन रखना है रखते हैं, नहीं रखना ना रखें। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होना चाहिए लाजमी। द कॉर्नर स्टोन इज़ मीनिंगफुल होनी चाहिए चीज़ें। अगर मीनिंगफुल नहीं है और आपने सिर्फ खाना पूरी के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं तो वो चीज़ें काबिल कबूल नहीं है। मीनिंगफुल होनी चाहिए ना चीज़ें। अगर आप मीनिंगफुल एक चीज़ भी बना देंगे और आपने खाना पूरी के लिए 10 और डेटा मेंबर्स भी बना लिए तो उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपने एक मीनिंगफुल चीज़ बनानी है। एक या जितनी भी मैंने कही है, 3 आपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं या आपने वेक्टर के मेंबर्स बनाने हैं। नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक ही फाइल में रखें, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। विदाउट ग्राफिक के बनाना है। आई एम नॉट श्योर व्हाट योर क्वेश्चन इज़ फैज़ान अहमद। मैं रिकॉर्डिंग बस अब अपलोड कर दूंगा। जैसे ही हमारी ये क्लास ख़त्म होगी तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग। और मैं आपको ईमेल पे भी बार बार बता चुका हूँ और अब दोबारा भी कह रहा हूँ कि आप ईमेल पर भी मुझसे क्वेश्चन और क्यूरीज़ पूछ सकते हैं। बट ये है कि मैं सिर्फ जेन्युइन क्यूरीज़ को रिप्लाई करूँगा। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ द सबमिशन इंस्ट्रक्शंस योरसेल्फ। ओके मोहम्मद हन्नान, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ। मे बी मेरी गलती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। आपको जो सही लगता है आप वो करें। So this is it class. You can also send me an email if you have any question. But I am replying again. I am saying again कि आपने गौर से अपनी चीज़ों को करना है और सारी चीज़ें टाइमली सबमिट करवानी है। किसी तरह का इशू भी हो तो उसको आपने ख़ुद टैकल करना है इन 3 दिनों के अंदर। Okay, so this is it. Thank you very much and hopefully I will get your submissions in time. Thank you very much. See you.